हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। और आज हम नीति निर्देशक तत्व का बचा हुआ जो भाग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने नीति निर्देशक तत्वों की विस्तार से चर्चा शुरू की थी और आज महत्व तक आपको पढ़ा दिया जाएगा। सबसे पहले जो अगला नीति निर्देशक तत्व है वे है सामाजिक सुरक्षा व शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 44 से 48, यानी सामाजिक सुरक्षा, यानी समाज में व्यक्ति सम्मानपूर्ण जीवन जी सके और उचित शिक्षा है वो उसको दी जा सके, इस तरह की व्यवस्थाएं राज्यों द्वारा की जाए, ऐसा नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख किया गया है। और ये अनुच्छेद 44 से 48 में विस्तार से लिखा गया है। अनुच्छेद 48 का 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, उसमें शिक्षा के बारे में लिखा गया है। नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, अनुच्छेद 44 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य इस तरह की व्यवस्था करेगा कि सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता हो, यानी आचरण के समान नियम है वो बनाए जाए, उसमें किसी तरह का धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर किसी तरह का भेदभाव न किया जाए। अगला है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्व में ये लिखा गया कि प्रत्येक राज्य है वो प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है वो लागू करेगा। और राजस्थान सरकार ने अप्रैल 2010 में इससे संबंधित जो कानून है वो पारित कर दिया था और अब यहाँ 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। अगला पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष व्यवस्था। अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्यों द्वारा नीति निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति, यानी किसी भी कारणवश अगर कोई वर्ग समाज की मुख्य धारा में नहीं है तो उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण प्रदान करना, छात्रवृत्ति प्रदान करना, इस तरह की योजनाएं हैं वो राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व मादक पदार्थों पर रोक। अनुच्छेद 47 में ये लिखा गया है कि राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए उचित व्यवस्थाएं की जाएगी। इसी प्रक्रिया में जैसे राजस्थान सरकार द्वारा सभी नागरिकों को जो आयकर दाता नहीं है उन्हें निःशुल्क दवा वितरण है वो किया जाता है, पेंशन दी जाती है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो नीति निर्देशक तत्व में कई लिखी गई थी। और साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की जाएगी कि शराब, अफीम आदि मादक पदार्थों पर रोक है वो लगाई जाएगी। अगर कोई इन ऐसे पदार्थों की बिक्री करता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा अनुमत लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इस तरह के नियम है वो प्रत्येक सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। और कोई मादक पदार्थ है वो समाज के विकास में अगर अवरुद्ध होता है तो उस पर राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिबंध भी लगाया जाता है। ऐसा नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी मंशा हमारे संविधान निर्माताओं की थी। पर्यावरण की रक्षा और वनों की सुरक्षा। 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 48 के जोड़ा गया। उसमें ये लिखा गया कि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे कि जैसे बाघों के संरक्षण के लिए नियम बनाया गया, वनों के संरक्षण के लिए नियम बनाए गए, क्योंकि अगर पर्यावरण और वनों को नुकसान पहुंचता है तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सभी चरमरा जाती है। तो इनकी व्यवस्था के लिए भी समय समय पर राज्य सरकारों द्वारा उचित कानूनी प्रावधान किए जाते हैं। अगला जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है पंचायती राज व प्राचीन स्मारक तथा न्याय संबंधी। ये विभाजन इसलिए किया गया है ताकि आपको नीति निर्देशक तत्वों को याद करने में आसानी हो सके। नीति निर्देशक तत्वों में गांधी जी की मंशा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि गांधी जी का ऐसा विचार था
कि हमारी अंतिम इकाई यानी जो छोटे से छोटा गांव है उसका विकास हो सके, वो स्वायत्त हो सके, वो किसी पर निर्भर न रहे। तो इस तरह की व्यवस्था है वो राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए थी। और इसी व्यवस्था में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू किया गया था, यानी ग्राम पंचायतों का गठन और स्वायत्त शासन की वो इकाई बन सके, इस तरह से राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थाएं की जाएगी। और ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत लिखा गया है। अगला है ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा। अनुच्छेद 49 में ये लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है उन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित करवाए और उनकी सुरक्षा करने का पूर्ण जिम्मा है वो उनके द्वारा उठाया जाए, क्योंकि ये जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं ये हमारे इतिहास को आगे की पीढ़ियों को बताने में सहायक होती है कि किस तरह की शिल्प कला थी, उस समय के जो लोग थे वो किस तरह के वास्तुकार थे और किस तरह से उन्होंने ये सब निर्माण आदि कार्य करवाया था। और इनकी सुरक्षा के लिए उचित प्रावधान है वो राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। जैसे आगरा के ताजमहल को विभिन्न वाहनों के धुएं से नुकसान पहुंच रहा था तो वहाँ के एरिया को सुरक्षित किया गया और उसे सुरक्षित करने के लिए कानूनी प्रावधान भी लगाए गए। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास। हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है और कानून है वो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए जाते हैं। तो व्यवस्थापिका है किसी तरह के ऐसे कानूनों का निर्माण न कर दे जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो या नागरिकों को अपना जीवन निर्वाह करने में किसी तरह की परेशानी हो। तो नीति निर्देशक तत्वों में इस बात का उल्लेख किया गया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका वो पृथक पृथक रूप से कार्य करे और कार्यपालिका द्वारा यदि संविधान की मंशा के अनुसार कार्य न किया जाए तो राज्य सरकार द्वारा न्यायपालिका है वो उसे उचित रोक भी लगा सकती है। इस तरह की व्यवस्था राज्य सरकारों को कानून निर्माण करते समय ध्यान रखनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए विशेष प्रयत्न करेगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय शांति विदेश नीति संबंधी समस्त विषय हैं वो केंद्र सरकार के पास है, फिर भी राज्यों की भी इन देशों के साथ संबंध निर्माण में अहम भूमिका रहती है। राज्य विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करेगा और इन संबंधों को बनाए रखने के लिए भी प्रयत्नशील रहेंगे। राज्य राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधि के प्रति आदर भाव बनाए रखेगा। जितनी भी संधियां हैं वो सरकार द्वारा की जाती है, उन संधियों का पालन राज्यों द्वारा भी अनिवार्य रूप से किया जाए, ऐसा हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा गया है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने में सहयोग करेगा, क्योंकि बहुत सारे राज्यों की सीमाएं हैं वो विदेशों से लगती हुई है। जैसे राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से लगती है या श्रीलंका की सीमा है वो तमिलनाडु से लगते हैं। तो इस तरह अगर व्यवस्था है तो कोई भी ऐसे विवाद है उनको मध्यस्थता द्वारा सुलझाने में राज्यों द्वारा सहयोग किया जाएगा, ऐसा नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया है। अब हालांकि नीति निर्देशक तत्व अगर राज्य सरकार द्वारा लागू न किए जाए तो किसी तरह का कानूनी प्रावधान है वो नहीं है, यानी न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। फिर भी नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य सरकारों के लिए आचार संहिता है, उनको उन्हें ध्यान रखना ही पड़ेगा। इनका अलग महत्व है। महत्व के कुछ बिंदु हम यहाँ चर्चा करेंगे। शासन के लिए आचार संहिता, मतलब राज्य सरकारों द्वारा अपना शासन संबंधी कार्य करते समय इनका अवश्य पालन करना पड़ेगा और समय समय पर इनके पालन में जैसे निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क दवा योजना, पेंशन योजना, ऐसी बहुत सारे कार्य हैं वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किए गए हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा, यानी राज्य का स्वरूप है वो कल्याणकारी बनाने हेतु भी नीति निर्देशक तत्वों में प्रावधान किए गए हैं और इन्हीं प्रावधानों के कारण सभी राज्य है वो नागरिकों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करता है। जैसे राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के लिए निःशुल्क पुस्तक वितरण योजना है, मध्याह्न भोजन व्यवस्था है,
दूध वितरण योजना है आदि जो योजनाएं हैं वो इसी प्रावधान के अंतर्गत है। शासन के मूल्यांकन का आधार, नीति निर्देशक तत्व है वो शासन के मूल्यांकन का आधार है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है वह सफल रही या असफल रही। इन निर्देशक तत्वों के द्वारा नागरिक है वो अपने सरकार का मूल्यांकन कर सकते हैं। संविधान के क्रियान्वयन में सहायक नीति निर्देशक तत्व संविधान निर्माताओं द्वारा जितने भी तत्व उनके बनाए गए हैं, संविधान में जो कुछ प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार कार्य करता है या नहीं करता है, ये बात है वो नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर सिद्ध की जा सकती है। और हालांकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपने सारे कार्य करती है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में इस बात का उल्लेख किया गया कि न्यायालय की भूमिका बहुत बड़ी है संविधान के अनुसार शासन कराने में। अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो न्यायालय की शरण है वो ली जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति न्याय पाने का अधिकारी है, ऐसी व्यवस्था नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख किया गया कि प्रत्येक राज्य सरकार है वो नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को उन्नत बनाने में पूर्णतया सहायक सिद्ध होगा। तो इसके लिए समय समय पर राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाता है कि वह सभी नागरिकों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराए और संपत्ति के केंद्रीकरण को रोका जाए, समता मूलक समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसके लिए ही समय समय पर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्थाएं राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। सभी को शिक्षा मिले, सभी को चिकित्सा संबंधी सुविधाएं मिले और सभी को रोजगार की गारंटी है वो दी जाए। और अभी राजस्थान सरकार द्वारा जो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है ये भी इन नीति निर्देशक तत्वों की पालना में ही किया जा रहा है, क्योंकि इससे जो व्यक्ति उचित योग्यता रखते हैं और अभी तक उन्होंने रोजगार नहीं पाया है तो उनको कुछ सहायता हो सके, इस तरह की कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण है वो नीति निर्देशक तत्वों के कारण ही किया जाता है। तब हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व है वो शासन के लिए एक आचार संहिता है, आचरण के नियम है। प्रत्येक लोकतंत्रात्मक सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के लिए कार्य करती है, तो वो वास्तव में जनता के लिए कार्य करती है या नहीं करती है, इसका मूल्यांकन हम इन निर्देशक तत्वों के आधार पर कर सकते हैं। तो आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विभिन्न अनुच्छेदों में जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में उल्लेखित किए गए हैं, तो आपका सही उत्तर अनुच्छेद 51 हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं वो छोटे छोटे इन तत्वों से पूछे जाते हैं और विस्तार से भी नीति निर्देशक तत्वों के लिए प्रश्न आता है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है, जबकि इनके पीछे कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, केवल ये निर्देशन के नियम है, इसको सिद्ध कीजिए। इस तरह के प्रश्नों को उत्तर देने में आप अगर इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो सफल हो जाते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।